गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और एक बार फिर से सेठ हंसराज स्कूल परिवार की ओर से इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पहल की है। हम तो एकमात्र ज़रिया हैं कि उनकी इस खूबसूरत पहल को अपने विचारों के माध्यम से आप तक पहुँचा सकें, इस खूबसूरत पहल को साकार कर सकें। तो अब हम आज क्रिया पढ़ेंगे और कल हमने पढ़ा था विशेषण, आज अंतिम विकारी शब्द है क्रिया। इसके बारे में अध्ययन करेंगे भी क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, कहाँ से आई और कैसे आई क्रिया, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, क्रिया क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, ठीक है, और संस्कृत यानी मूल भाषा में इसको कहते हैं धातु। तो मैं कहूँ कि जो इंग्लिश में वर्ब कहते हैं उसका हिंदी रूपांतरण क्रिया होता है। तो क्या इस संस्कृत की धातु का भी हिंदी रूपांतरण क्रिया होगा? नहीं, इसका क्रिया नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि हमें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, एक प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। मैं आपको उससे परिचित कराता हूँ, किस प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। देखो, धातु से क्रिया बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, धातु के पीछे ना प्रत्यय लगाना पड़ता है, और जिससे जो शब्द बनता है वो किसी काम का होने या करने का बोध कराता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे चल एक धातु है, इसके पीछे ना प्रत्यय लगा दिया और जो बनने वाला शब्द है किसी काम के करने या होने या करने का बोध करवाता है, ये क्रिया है। ठीक है, तो देखो क्रिया की परिभाषा क्या होती है। वे शब्द जो किसी काम के होने या करने का बोध करवाते हैं उन्हें क्रियापद कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। और हिंदी में उन्हीं के साथ ना प्रत्यय लग जाता है, जैसे लिख से लिखना और हंस से हंसना। ठीक है, अब देखो इसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं, कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। देखो, अकर्मक क्रिया, अ उपसर्ग लगा हुआ, इसमें अ का अर्थ होता है नहीं, यानी इस क्रिया में अकर्मक में क्या होता है, इसमें कर्म नहीं होता, कर्म रहित होती है। सकर्मक क्रिया, स का मतलब उपसर्ग लगा हुआ, तो स का अर्थ होता है सहित, यानी ये कर्म सहित होती है। तो अकर्मक क्रिया, देखो, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, कर्म नहीं होता। कर्म नहीं होता तो सीधी सी बात है, क्रिया का प्रभाव, कर्म तो है नहीं तो सीधा कर्ता पे पड़ेगा, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, जैसे कुत्ता भौंकता है। देखो, भौंकना क्या है, क्रिया है। ठीक है, भौंकने का काम कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है। तो देखो, इसमें कर्म तो है ही नहीं, कुत्ता है वो क्या है, करता है, और भौंकना क्रिया है, कर्म है ही नहीं, इसलिए अकर्मक क्रिया है। कविता हंसती है, हंसना क्या है, क्रिया है, और इस हंसने का काम किसने किया, कविता ने किया, कर्म तो है ही नहीं। ठीक है, अगला देखो, सकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, इसमें क्या है, कर्म सहित होता है, क्रिया होती है जो कर्म सहित होती है। इसके अंदर क्या होता है, कर्म होता है, इसलिए क्या है, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, न कि कर्ता पर। ठीक है, जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है। ठीक है, पीना क्या है, क्रिया है, पीने काम कौन कर रहा है, भूपेंद्र, क्या पी रहा है, दूध, तो इसके अंदर क्या है, कर्म है। रेशमा खाना बना रही है, बनाना क्रिया है, बनाने काम कौन कर रही है, रेशमा जो करता है, और क्या बना रही है, खाना। ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अब मैं एक विशेष बात बता देता हूँ इन दोनों में, कि क्रिया से पहले क्या या किसका लगा करके देख लेना, अगर उत्तर में कुछ आए तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर में कुछ ना आए तो अकर्मक क्रिया है। कैसे, देखो, मैं इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से समझा देता हूँ। कुत्ता भौंकता है, इसमें क्रिया से पहले क्या लगा के देख लो, प्रश्न बना लो, क्या भौंकता है, उत्तर में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, कविता हंसती है, क्या हंसती है, कुछ नहीं आ रहा उत्तर में। ठीक है, इसमें लगा के देख लो, भूपेंद्र दूध पी रहा है, क्या पी रहा है, दूध, क्या बना रही है, खाना। तो उत्तर में कुछ आए तो सकर्मक क्रिया होती है, और उत्तर में कुछ ना आए तो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब देखो, सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और
दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक सीधी साधारण सी बात है, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, वाक्य के अंदर क्या है, क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है उसे एक कर्मक क्रिया। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ने का काम किसने किया, मोहन ने, और क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। ठीक है, एक कर्म है। ठीक है, तो इसलिए एक कर्मक। द्विकर्मक में क्या होता है, सीधी सी बात है, दो कर्म होते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी ने छात्रों को हिंदी पढ़ा रही है, यानी अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना क्या है, क्रिया, पढ़ाने का काम किसने किया, अध्यापक जी ने, लेकिन इसमें कर्म देखो दो है, छात्रों और हिंदी, दो कर्म है इसलिए ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके बाद में देखो प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन सीधा संरचना के आधार पर 5 होते हैं। प्रयोग इसके साथ जुड़ जाता है तो 8 हो जाते हैं। देखो संरचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं 5, वो मैं आपको बताता हूँ। संयुक्त क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है और कृंदत क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 8 सामने लिखे हुए उल्लेखित किए हैं आपके 8 प्रकार कौन कौन से। सामान्य क्रिया और जुड़ जाएगी, सहजातीय और सहायक क्रिया, इस प्रकार से 8 प्रकार होते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर। केवल संरचना के आधार पर पूछ ले तो आपको 5 प्रकार बताने हैं, जो संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु और कृंदत क्रिया, ये 5 ही बताने संरचना के आधार पर पूछे। अगर प्रयोग तथा संरचना के आधार पर पूछे तो फिर ये 8 का वर्णन करना है आपको। पहला देखो सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। देखो सामान्य क्रिया वो होती है जब किसी वाक्य के अंदर एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, एक ही कर्म और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्रिया पढ़ना क्रिया है और मोहन करता है, कर्म एक ही कर्म है, इसलिए ये सामान्य क्रिया है। ठीक है, संयुक्त क्रिया देखो कौन सी होती है, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक बिनार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक क्रिया मिल करके बनती हैं और संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग क्रियाएं। देखो उदाहरण के माध्यम से समझो, आपने पाठ पढ़ लिया है, इसमें देखो आपने पाठ पढ़ लिया है, एक तो लिया मतलब लेना क्रिया है, एक पढ़ना क्रिया है, 2 क्रियाओं के योग से बने तो इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखो परिभाषा भी है, जो 2 क्रिया यानी जो क्रिया 2 या 2 से अधिक बिनार्थक क्रियाओं के मेल से, 2 अलग अलग क्रियाओं के मेल से बनती हैं। ठीक है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये देखो जया ने खाना बना लिया, लिया एक लेना क्रिया है और एक बनाना। ठीक है, 2 क्रियाओं के योग से बना है इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में देखो प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। कौन सी क्रियाएं, जिनको कर्ता स्वयं नहीं करता। देखो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करता बल्कि दूसरे को प्रेरित करता है, काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, देखो लिखवाना क्रिया है, इसमें हेमंत है करता है लेकिन ये काम खुद नहीं कर रहा बल्कि दूसरे से करवा रहा है। कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, देखो ये कविता करता है, ये खुद नहीं काम कर रही बल्कि सविता से पत्र पढ़वा रही है। ठीक है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, बल्कि कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरे से काम करवाता है, उसको प्रेरित करता है काम करने के लिए। ठीक है, अब देखो पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो वाक्य के अंदर पूर्वकालिक या पूर्वकालीन क्रिया एक ही बात है। देखो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, 2 क्रिया होती है वाक्य के अंदर, एक पहले संपन्न होती है और एक बाद में संपन्न होती है। देखो धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, इसमें 2 क्रिया है, एक तो पढ़ना है और एक सोना, 2 क्रिया है। पहले पढ़ना क्रिया जो संपन्न हुई उसके बाद में सोने का काम किया उसने। लड़का पुस्तक पढ़कर घर जाएगा, अब लड़का है जो पहले तो क्या है, एक तो पहले तो पढ़ना है और फिर दूसरी जाना है, तो पहले वो पुस्तक पढ़ेगा फिर घर जाएगा। एक क्रिया पहले संपन्न होती है और दूसरी बाद में होती है। ठीक है, उसे पूर्वकालिक या पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। 5वीं है नाम धातु क्रिया। देखो नाम धातु क्रिया में क्या होता है, वे क्रिया पद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखो ये क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, उनके पीछे प्रत्यय लग करके जो बनने वाला शब्द होता है वो किसी काम के होने या करने का बोध करवाता है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखो जैसे चमक
चमक शब्द एक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। इसके पीछे प्रत्यय लग करके चमकना, चमकाना। लज्जा है, संज्ञा शब्द है, लज्जाना, लज्जियाना। रंग से रंगाना, रंगना, रंगाना। अपना सर्वनाम शब्द है, अपनाना। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना। ठीक है, ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द के पीछे प्रत्यय लग करके और जो बनने वाला शब्द किसी काम के होने या करने का बोध करवाता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगली है कृंदंत क्रिया। देखो इसमें क्या होता है, वो नाम धातु क्रिया है जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है, प्रत्यय लगकर वो नाम धातु होती है। और कृंदंत क्रिया में क्या होता है, क्रिया से क्रिया बनती है। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं, क्रिया शब्दों के साथ जो धातु है उसके साथ प्रत्यय लग करके और वो बनती है। देखो चल, चल एक धातु है, इसके साथ ना प्रत्यय लग गया तो चलना बन गई, ता लग गया तो चलता बन गई, कर लग गया चल कर, आ लग गया चला, एगा लग गया तो चलेगा। उसी प्रकार से लिख से लिखना, लिखता, लिख कर, लिखा, लिखेगा। ये धातु है। धातुओं के पीछे प्रत्यय लग करके जो शब्द बनते हैं, वो बनने वाला शब्द किसी काम का होने या करने का बोध करवाता है, उसे कृंदंत क्रिया कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम विशेषणों के पीछे कोई प्रत्यय लग करके और जो नया शब्द बनता है, बनने वाला शब्द किसी काम को होने या करने का बोध करवाता है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। संज्ञा सर्वनाम विशेषणों से बनती है क्रिया जो नाम धातु होती है, और क्रिया से क्रिया बनती है वो कृंदंत क्रिया होती है। अगली सहजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रियाएं दोनों एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त होती है। सहजातीय क्रिया में क्या होता है, कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु के बने होते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। देखो लड़ना क्या है, क्रिया है। लड़ाई क्या है, कर्म है। किसने लड़ी, भारत क्या है, करता है। तो देखो लड़ धातु से बनी है। लड़ धातु से कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं, इसलिए सहजातीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब है सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया कौन सी क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो इंग्लिश में कहते हैं ना, मतलब किसी भी सेंटेंस में इस टेंस को पहचानना होता है तो किसकी मदद लेनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की। तो हिंदी में कहूँगा कि वाक्य के काल का परिचायक होती है, वाक्य में काल का द्योतक होती है ये। ठीक है, काल का, जैसे हम पढ़ रहे हैं, देखो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, पढ़ रहे हैं तो रहे हैं अपूर्ण क्रिया, ये क्या है, अपूर्ण क्रिया है। और रहे हैं, रही हैं, काल कौन सा, वर्तमान काल, तो अपूर्ण वर्तमान काल है इसमें। ठीक है, पढ़ना क्रिया है, रहना भी क्रिया है, लेकिन ये क्या इसकी सहायता कर रही है क्रिया। ठीक है, काल का परिचय दे रही है कि मुख्य क्रिया है जो किस टाइम हो रही है। भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, तो देखो रखना भी क्रिया है, देना भी क्रिया है। रख है जो मुख्य क्रिया है और देना है ये, देखो इसकी सहायता कर रही है। यहाँ तक वाक्य होता कि भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख, तो वाक्य पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन ये जो क्रिया इसकी सहायता करके वाक्य को पूर्ण किया है। और काल का परिचय है, काल का द्योतक है कि ये जो मुख्य क्रिया है किस टाइम हो रही है। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।